नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं फिर एक बार नीतीश कुमार की। और आज बात नीतीश कुमार की इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में 20 वर्षा शासनकाल, जिसका कि आप कह सकते हैं कि यह अंतिम 3 महीना है। अब बिहार की जनता 2025 में फिर से बहुमत देगी एनडीए को और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, तो फिर 21वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो ये 20 वर्ष का अंतिम वर्ष चल रहा है नीतीश कुमार का, चूंकि मैं जीतन राम मांझी के भी एक वर्ष को नीतीश कुमार में ही गिन रहा हूं, इसलिए कि नीतीश कुमार ने ही जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। खैर, तो नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासन काल का लगता है कि ये सबसे बुरा दौर चल रहा है। जिस विशेष एक मुद्दे के आधार पर चुनाव जीतकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, वो मुद्दा था कानून व्यवस्था का। भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा था, चारा घोटाला मुद्दा था, लेकिन जिस विषय पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार को बिहार की जनता ने अपदस्थ किया था, वो मुद्दा था सबसे बड़ा कानून और व्यवस्था का, सुशासन का। चूंकि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल जंगल राज के रूप में प्रचलित था, लोकप्रिय था, पूरे देश भर में कहा जाता था कि बिहार में शासन नाम की कोई चीज नहीं है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, दिन दहाड़े किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसी बिहार की पहचान थी। बिहार की पहचान बिहार के बाहर ऐसी थी जैसे बिहार के लोगों के ऊपर बाहर के लोग बिहार को एक मजाक का पात्र समझते हो। एक विदूषक के रूप में बिहारियों की पहचान बनी थी, क्योंकि बिहार की सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति लालू प्रसाद यादव एक विदूषक जैसा ही व्यवहार किया करता था। मतलब कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए बिहार के अंदर, लेकिन हाथ से एक अलग शैली में उस घटना का विश्लेषण करना लालू प्रसाद यादव की खासियत हुआ करती थी। उसी दौर में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में शक्तियां थी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी, जनता दल, उस दौर में जनता दल जिसके नेता शरद यादव हुआ करते थे, सबके सहयोग से 2000 ईस्वी में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। और उसके बाद चुनाव बहुमत साबित नहीं कर पाए। फिर 2005 का फरवरी का चुनाव हुआ, किसी को बहुमत नहीं मिला, सरकार नहीं बनी, ये सब इतिहास की बातें हैं। लेकिन 2005 के नवंबर के चुनाव में जब नीतीश कुमार भारी बहुमत से सरकार बनाने में सफल हुए, उसके बाद नीतीश कुमार की सबसे बड़ी जो यूएसपी रही वो थी नीतीश कुमार के राज्य में कानून का राज स्थापित होना, सुशासन स्थापित होना। और इसीलिए नीतीश कुमार बिहार के लिए सुशासन बाबू कहे गए। नीतीश कुमार का 5 से लेकर 10 का कार्यकाल ऐसा था जब देश के विभिन्न राज्यों के डेवलपमेंट के इंडेक्स में बिहार टॉप 3 में आया करता था, गुजरात और उड़ीसा के साथ भी, चाहे वो विकास दर का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो। तो आज हम बात जब कानून व्यवस्था की कर रहे हैं, तो 2005 से 10 के दौरान बिहार की ये खासियत थी कि अपराधियों के मन में एक बात एकदम ठूस कर नीतीश कुमार की सरकार ने बैठा दिया था कि या तो अपराध छोड़ दो, नहीं तो बिहार छोड़ दो। और अधिकतर अपराधियों ने, बाहुबलियों ने इन दोनों बातों को माना था, या तो उन्होंने अपराध करना छोड़ दिया था या बिहार छोड़ दिया था। नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान जिस प्रकार से स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को रिकॉर्ड समय में सजा दिला दी जाती थी, उसका भी एक अलग प्रभाव पड़ा था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज प्रतिदिन बिहार में हत्याएं, लूट, बैंक डकैती, सब कुछ हो रहा है। केवल एक चीज अब तक नहीं हुआ है कि पटना हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि बिहार में जंगल राज है। लालू प्रसाद राबड़ी देवी के शासनकाल को पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज कह दिया था। लेकिन विपक्षी दल जो आज विपक्ष में है, वो उस समय सत्ता पक्ष में हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी की, ये दोनों सत्ता पक्ष में हुआ करती थी। आज वो विपक्ष में है। आज वो सवाल कर रहे हैं कि नीतीश बाबू, आप जब कहा करते थे कि बिहार में महिलाएं शाम होने के बाद सड़क पे जेवर पहन के नहीं निकलती थी, आज क्या हो रहा है? आज तो आपके राज्य में अपराधी हर व्यक्ति को घर में घुसकर गोली मार रहा है। आपको याद होगा विगत दिनों गोपाल खेमका, पटना का एक बड़ा व्यवसायी की हत्या हुई। 2 दिन पहले की बात है जब बालू व्यवसायी रमाकांत यादव की हत्या हुई। आज भी पटना में एक व्यवसायी विक्रम झा की हत्या हो जाती है। ये तो मैं राजधानी की बात बता रहा हूं, ऐसे इलाकों में जहां से मुख्यमंत्री आवास की दूरी बहुत ही कम है।
राजधानी पटना की यह स्थिति है। अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो अगर केवल एक सप्ताह के अंदर में यहां सैकड़ों लोग मारे गए हैं। सिवान के अंदर 5 लोगों को तलवार से काट दिया जाता है। डाइन कहकर कटिहार में 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिंदा जला दिया जाता है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुई हिंसा में कम से कम दर्जनों लोग प्रभावित होते हैं। कई जगह मंदिरों में लूटपाट होती है, मंदिरों में आग लगा दिया जाता है। पुलिस ऑफिसर को दरभंगा में चाकू मार दिया जाता है। अजय यादव नाम का व्यक्ति जो अपने घर के बाहर खड़ा होता है, उसको माने ये जो ताजिया जुलूस में शामिल लोग उसे गोली मार देते हैं। लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? और इनकी जिम्मेवारी लेने के बजाय नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो केवल थेथराई कर रहे हैं। तो क्या सवाल ये उठ रहा है कि केवल थेथराई करने से ये कानून व्यवस्था की समस्या दुरुस्त होगी? क्या थेथराई करने से बिहार में अपराध रुकने वाला है? थेथराई में तो नीतीश कुमार के प्रवक्ता से और बीजेपी के प्रवक्ताओं से राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कहीं 10 गुना आगे हुआ करते थे। क्या अपराध रुका था? क्या सुशासन स्थापित हुआ था? आज क्यों नहीं हो रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण है नीतीश कुमार की जो हनक हुआ करती थी, जिस हनक से, जिस डर से नीतीश कुमार के कारण बिहार में अपराधियों ने अपराध करना छोड़ दिया था, नीतीश कुमार की उस हनक का असर था, जिस हनक से पुलिस पदाधिकारी बिहार में स्पीडी ट्रायल गठित करके अपराधियों को लगातार ट्रायल कराकर सजा दिलाया करते थे। नीतीश कुमार की हनक का ही वह असर था जब नीतीश कुमार भ्रष्टाचार में आरोपित किसी व्यक्ति के घर को, मकान को सीज करके, उसकी संपत्ति को सीज करके उसके घर के अंदर स्कूल खोल दिया करते थे। वो नीतीश कुमार कहां गायब है? बिहार को जरूरत है उसी नीतीश कुमार के हनक की, बिहार को जरूरत है उसी नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार के सनक की भी। जिस प्रकार से नीतीश कुमार कहा करते थे कि न मैं अपराधी को बचाता हूं न फंसाता हूं, चाहे उनके दल के भी कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान, जब नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक ही, नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद किसी अपराध के मामले में फंसे, नीतीश कुमार ने किसी के लिए भी पैरवी करने से इनकार कर दिया। और नीतीश कुमार लगातार कहा करते थे, नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के चाहने वाले, नीतीश कुमार के समर्थक ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के विरोधी भी इस बात की गवाही दिया करते थे कि कानून व्यवस्था के मामले में नीतीश कुमार कभी किसी की सुनते नहीं हैं, किसी भी अपराधी को बचाने की बात नहीं करते हैं। ये नीतीश कुमार की यूएसपी को विपक्षी दल के लोग भी स्वीकार करते थे। आज क्या हो गया? आज क्यों नहीं रुक रहे हैं ये अपराध? क्यों घर में घुस घुस कर लोगों को मारा जा रहा है? क्यों जिलाधिकारी आवास के बगल में गोपाल खेमका की हत्या की जा रही है? क्यों पटना के सीनियर एसपी के आवास के बगल में हत्याएं हो रही हैं? आपको याद होगा विगत दिनों विपक्ष के अंदर तेजस्वी यादव के आवास के बाहर भी फायरिंग हुई थी, आज तक पकड़े नहीं गए। कौन लोग थे फायरिंग करने वाले? नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछिए, वो थेथराई करेंगे। कहेंगे क्या कि चुनाव के इस दौरान हर साल विपक्षी दल के लोग ऐसा कराया करते हैं। उनका आरोप होता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग जानबूझकर ऐसी घटनाएं करवाते हैं। मान लेता हूं, मान लिया कि आरजेडी के लोग करवाते हैं। इसे रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? नीतीश बाबू और राष्ट्र और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, जो थेथराई में माहिर हैं, कलेजा तोड़ देने की बात करते हैं। भाई क्या नीतीश कुमार की जिम्मेवारी नहीं है इसको रोकने की? क्या केवल सरकार की जिम्मेवारी अपराध करने के बाद अपराधियों को सजा दिलाने की है? क्या सरकार की जिम्मेवारी यह नहीं है कि अपराधी अपराध करने से डरे? अपराधियों के मन में सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का खौफ कौन पैदा करेगा? क्योंकि देखिए, अपराध 3 कारणों से रुकता है। सजा मिलने का डर एक फैक्टर होता है, लेकिन सजा से पहले तुम अपराध कर ही नहीं पाओगे,
इसका भरोसा अपराध को रोकता है। सजा दिला देंगे आप, क्योंकि अगर पेशेवर अपराधी है उसको तो पता है कि एक खून करने पर भी एक फांसी, 10 खून करने पर भी एक फांसी, तो वो अपराधी क्यों अपराध करना छोड़ दे भाई? वो तो जेल जाता है, जमानत पर छूट कर आता है, घूस देकर आता है, जमानत पर छूट कर आता है, फिर से अपराध करता है। ऐसे कई पेशेवर अपराधी होते हैं, उनको पता है कि फांसी तो एक ही बार मिलेगी, लेकिन जनता, जो आम लोग जो मारे जाते हैं, उनकी जीवन भी तो एक ही बार मिलती है। किसी की जान वापस की जा सकती है क्या? नहीं। लेकिन अपराधी तो मान के चलता है कि एक हत्या पर भी एक फांसी, 10 हत्याओं पर भी एक फांसी, तो 10 हत्या करके ही क्यों नहीं फांसी पर चढ़ेंगे? तो सजा मिलने की गारंटी ये अपराध रोकने का माध्यम नहीं है। अपराध रोकने का माध्यम है कि कोई अपराध कर ही ना सके, ऐसी पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए, पुलिस का ऐसा खौफ होना चाहिए कि अपराध करने ही नहीं देंगे। ये होना चाहिए, तब तक अपराध नहीं रुकेगा। केवल पत्र प्रवक्ताओं की थेथराई से अपराध नहीं रुकता। शासन, सत्ता, मुख्यमंत्री, गृह सचिव की सनक और हनक से अपराध को रोका जा सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।